हेलो एवरीवन, आई एम हरसिमरन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हरसिमरन साइंस सीरीज। तो हमारी जो यूनिट चल रही है वो है अभी एनाटॉमी ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसके अंदर हमने सबसे पहले डिस्कस किए थे एक्सटर्नल जेनिटलिया ऑर्गन्स, एक को हमने डिस्कस किया था। उसके बाद हमने स्टार्ट करा था इंटरनल जेनिटलिया ऑर्गन्स। उसके अंदर हमने प्रीवियस वीडियो में हमारे वेजाइना के बारे में बात करी थी। आज जो हमारा टॉपिक है वो है यूट्रस। तो आज हम यूट्रस को ब्रॉड फॉर्म में पढ़ेंगे कि यूट्रस क्या होता है, यूट्रस के वॉल्स क्या क्या होती है, उसको क्या क्या ब्लड सप्लाई जाती है, नर्व सप्लाई वगैरह के बारे में आज हम इस यूट्रस में हमारा डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं यूट्रस की डेफिनेशन। ठीक है, तो जो यूट्रस होता है वो इट इज अ होलो पायरिफॉर्म और इन्वर्टेड pear shape फाइब्रोमस्कुलर ऑर्गन। सबसे पहले क्या डेफिनेशन आ गई इसके हमारे पास कि इट इज अ होलो पायरिफॉर्म और इन्वर्टेड पियर शेप। पियर नाशपाती सबने देखा होगा, तो ये कैसा होता है, होलो होता है खोखला, पायरिफॉर्म और पियर एक ही बात है। ठीक है, इन्वर्टेड पियर शेप फाइब्रोमस्कुलर ऑर्गन है। ये सबको क्या दिख रहा है, पियर की तरफ से, जिसका बेस ऊपर की तरफ है और उसका जो एक्सिस है वो क्या है, नीचे की तरफ है। तो ये फाइब्रोमस्कुलर ऑर्गन है विच इज लोकेटेड बिटवीन द रेक्टम एंड द ब्लैडर। तो इसकी डेफिनेशन सबको समझ में आई गई होगी। इट इज अ होलो पायरिफॉर्म इन्वर्टेड पियर शेप फाइब्रोमस्कुलर ऑर्गन विच इज लोकेटेड बिटवीन रेक्टम एंड ब्लैडर। ये इसकी हमारे पास डेफिनेशन आ गई। उसके बाद अगर हम बात करें कि इसकी जो पोजीशन होती है वो क्या होती है, पोजीशन ऑफ यूट्रस। जो ज्यादातर फीमेल्स होती है उसके अंदर क्या पोजीशन पाई जाती है, कुछ फीमेल्स में क्या पोजीशन पाई जाती है, तो हम आज इसके बारे में बात करते हैं कि जो यूट्रस की जो पोजीशन होती है, ठीक है, वो क्या होती है। देखिए, जो यूट्रस की पोजीशन होती है वो मेनली दो तरीके से पाई जाती है, एंटी वर्टेक्स एंड एंटी फ्लेक्शन। कॉमनली ये दो पोजीशन जो होती है वो यूट्रस की हमारे को देखने को मिलती है। कुछ फीमेल्स में ये पोजीशन जो होती है वो रिट्रोवर्टेक्स भी मिल सकती है, जो कि रेयर होती है और इसके कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी है जो मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, तो ये कुछ पोजीशन हो गई, एंटी वर्टेक्स, एंटी फ्लेक्शन और रेयरली रेट्रोवर्टेक्स की पोजीशन इसमें पाई जाती है। अब अगर हम बात करें कि एंटी वर्टेक्स और एंटी फ्लेक्शन क्या होता है, ठीक है, तो जो हमारी एंटी वर्टेक्स पोजीशन होती है ये एंगल होता है, एंगल बिटवीन द एक्सिस ऑफ वेजाइना एंड एक्सिस ऑफ सर्विक्स। क्या बोला मैंने, जो एंटी वर्टेक्स अपना एंगल है वो क्या है, एंगल बिटवीन एक्सिस ऑफ वेजाइना एंड एक्सिस ऑफ सर्विक्स। ठीक है, ये एंटी वर्टेक्स पोजीशन होती है। जो नॉर्मल एंगल बनता है वो बनता है 90 डिग्री का एंगल। ठीक है, तो 90 डिग्री का एंगल क्या होता है, एंटी वर्टेक्स का एंगल होता है, जो कि सर्विक्स और वेजाइना के बीच में पाया जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें जो हमारा एंटी फ्लेक्शन एंगल होता है, एंटी फ्लेक्शन, ये किस किस के बीच का एंगल होता है, इट इज द एंगल बिटवीन द एक्सिस ऑफ cervix and axis of uterine body। किस किस के बीच का एंगल हो गया ये, एक्सिस बिटवीन द एंगल बिटवीन द एक्सिस ऑफ सर्विक्स एंड एक्सिस ऑफ यूट्राइन बॉडी। यहाँ पे दोनों सेम है, एक्सिस ऑफ सर्विक्स यहाँ पे दोनों जगह सेम है, बट एंटी वर्टेक्स एंगल जो होता है वो तो वेजाइना के बीच में पाया जाता है और एंटी फ्लेक्शन जो एंगल होता है वो यूट्राइन की बॉडी के बीच में पाया जाता है। अब अगर हम बात करें कितने का एंगल होता है, तो ये लगभग होता है 120 टू 170 डिग्री तक का ये एंगल पाया जाता है। ठीक है, ये हमारे एंगल की बात कर ली हमने। उसके बाद अगर हम बात करें तो जो हमारा यूट्रस होता है वो थोड़ा, सबने केमिस्ट्री में डेक्स्टर रोटेशन एंड लीवर रोटेशन तो पढ़ा ही होगा। ठीक है,
तो जो हमारा डेक्स्ट्रो रोटेशन होता है वो तो क्या होता है, क्लॉकवाइज घूमना, क्लॉकवाइज टिल्ट होना, और जो लीवर रोटेशन होता है वो क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो जो हमारा यूट्रस होता है इंक्लाइंस टू द राइट, थोड़ा सा राइट की तरफ झुका रहता है। ठीक है, इसको हम राइट की तरफ झुकना मतलब क्या हो गया, कौन सा एंगल हो गया, क्लॉकवाइज पे हो गया, इसलिए अपन इसको बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेशन। ठीक है, तो जो हमारा यूट्रस है वो किसकी तरफ इंक्लाइन है, थोड़ा राइट की तरफ, इसको हम क्या बोला, डेक्स्ट्रो रोटेशन। सो दैट जो हमारा अब क्या होगा, सर्विक्स जो होगा हमारा, सो दैट द सर्विक्स रोटेट्स टू द लेफ्ट। इसको अगर हम लेफ्ट की तरफ रोटेट होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, लीवो रोटेशन। क्या बोल दिया हमने, लीवो रोटेशन। ठीक है, तो ताकि क्या हो सके, यूट्रस थोड़ा राइट की तरफ इंक्लाइन होता है, हमारा जो सर्विक्स होता है वो थोड़ा लेफ्ट की तरफ इंक्लाइन होता है, ताकि जो हमारा सर्विक्स है वो लेफ्ट यूरेटर के कांटेक्ट में आ सके, सो दैट इट कम्स इन क्लोज विथ या प्रॉक्सिमिटी विथ लेफ्ट यूरेटर। इतना सबको समझ में आ गया, एंटीवर्टेक्स, एंटीफ्लेक्शन। उसके बाद यूट्रस जो होता है थोड़ा राइट की तरफ टिल्ट होता है। ठीक है, ताकि जो उसका अपना सर्विक्स है वो थोड़ा लेफ्ट की तरफ टिल्ट हो जाए, इसको अपन डेक्स्ट्रो रोटेशन बोलते हैं, इसको अपन लीवो रोटेशन बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें यूट्रस के मेजरमेंट और इसके पार्ट्स की बात करते हैं। ठीक है, मेजरमेंट ऑफ यूट्रस एंड इट्स पार्ट्स। सबसे पहले हम मेजरमेंट्स की बात कर लेते हैं। ठीक है, अब अगर हमको यूट्रस की लेंथ, विड्थ और इसकी डेप्थनेस पता लगानी है, ठीक है, तो ये भी क्या करती है, अलग अलग फीमेल्स में वेरी करती है। ठीक है, और अलग अलग टाइम पीरियड में नॉर्मल जो यूट्रस की लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट होती है या डेप्थ होती है वो अलग होती है। प्रेगनेंसी के टाइम इसकी लेंथ जो होती है, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, इसकी 5 से 6 गुना तक ये क्या हो सकती है, बढ़ सकती है। ठीक है, तो इसकी जो लंबाई लेंथ है वो नॉन प्रेग्नेंट वुमन के अंदर वो लगभग 8 सेंटीमीटर तक पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद अगर अपन इसकी विड्थ की बात करें, ठीक है, तो लगभग ये हमारे इसकी जो विड्थ है वो है 5 सेंटीमीटर एट फंडस। हमको इसकी जो विड्थ है वो फंडस से देखनी है। ये हमारा, अभी मैं आगे बताऊंगा, ये हमारा फंडस होता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये सबसे वाइड पार्ट होता है हमारे यूट्रस के अंदर। तो इसके जो सबसे वाइड पार्ट है उसकी जो विड्थ होती है वो कितनी होती है हमारी, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और अगर हम थिकनेस की बात करें, थिकनेस बोल दो या डेप्थ बोल दो, तो वो होती है लगभग 1.5 सेंटीमीटर। अब ये जो लेंथ, विड्थ और इसकी थिकनेस है ये भी अलग अलग बुक्स में अपन को अलग अलग मिलेगी। किसी बुक में हमको 7.5 सेंटीमीटर इसकी लेंथ मिलेगी। ठीक है, विड्थ जनरली 5 सेंटीमीटर मिलती है। किसी बुक में हमको थिकनेस जो होती है वो 2.5 सेंटीमीटर तक भी मिल सकती है। तो ये अलग अलग बुक्स में अलग अलग राइटर्स के द्वारा क्या करती है, वेरी करती है। ठीक है, अब अगर हम इसके वेट की बात करें, कि जो वेट होता है यूट्रस का, अगर हम सबसे एग्जैक्ट वेट अगर इसका पता लगाए तो एग्जैक्ट वेट जो होता है इसका वो होता है 60 ग्राम्स। कितना होता है, 60 ग्राम्स। बट कुछ बुक में ये अपन को 30 to 50 ग्राम मिलेगा। ठीक है, कुछ बुक्स में अपन को ये 50 to 80 ग्राम्स तक भी मिल सकता है। ठीक है, तो अपन को जो एग्जैक्ट वेट है वो इसका पता होना चाहिए, लगभग कितना होता है इसका एग्जैक्ट वेट, 60 ग्राम। ठीक है, ये हमारे इसके मेजरमेंट की बात हो गई। अब हम इसके पार्ट्स की बात करते हैं। अब हम इसके पार्ट्स की बात करते हैं। ठीक है, पार्ट्स ऑफ यूट्रस। सबसे पहले सबको आप यहाँ पे दिख ही रहा होगा, इसके अलग अलग पार्ट्स में भी आपको सबको बता देता हूँ। ठीक है, फर्स्ट पार्ट जो होता है इसका, ठीक है, वो होता है कॉर्पस और बॉडी। ठीक है, सेकंड पार्ट जो इसका होता है वो होता है स्टमस।
ठीक है। और थर्ड पार्ट जो होता है इसका लास्ट पार्ट वो होता है सर्विक्स, ठीक है। ये हमारे इसके पार्ट्स होते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें, सबसे पहले कॉर्पस और बॉडी, यहाँ पे अपन डायग्राम में देखो, इसके फंडस के टॉप से लगा के और ये अपन को जो लाइन दिख रही है, ठीक है, ये इसकी पूरी क्या कहलाती है, बॉडी कहलाती है। इसको अपन या तो कॉर्पस बोल सकते हैं या इसको हम बॉडी बोल सकते हैं। फंडस के टॉप से लगा के यहाँ तक का जो पार्ट होता है, ठीक है, उसको हम कॉर्पस बोलेंगे या बॉडी बोलेंगे। और इसकी लेंथ जो होती है वो कितनी होती है, 5 सेंटीमीटर तक इसकी लेंथ होती है, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि हम इस बॉडी में से इस पार्ट को निकाल दें, इस पूरे बॉडी में से हम इस पार्ट को निकाल देते हैं, इस पार्ट को क्या बोला जाता है, फंडस बोला जाता है। ये हमको दिख रहा है, ये पूरा पार्ट क्या कहलाएगा, फंडस। और इसकी लेंथ कितनी हो गई, 1.5 सेंटीमीटर। तो अपन सबको समझ में आ गया, अगर ये टोटल 5 सेंटीमीटर है तो इसमें से फंडस निकाल दिया 1.5 सेंटीमीटर का, तो जो बाकी बचा, ठीक है, उसको अपन बोलेंगे बॉडी कैविटी। ये लिख रखा हमने यहाँ से लगा के यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, यहाँ की जो मेजरमेंट है, वो हमारे पास कितना बचा, बॉडी कैविटी। ये लगभग कितने सेंटीमीटर हो गए, 3.5 सेंटीमीटर की इनकी हमारी लेंथ होती है, ठीक है। ये हो गया हमारा। उसके बाद अगर हम बात करें, ये स्टमस पार्ट होता है, ये यहाँ से लगा के यहाँ तक का हम बोल सकते हैं एनाटॉमिकल इंटरनल ओएस और हिस्टोलॉजिकल इंटरनल ओएस के जो बीच की डिस्टेंस होती है, ठीक है। या फिर अपन बोले कि बॉडी और सर्विक्स के बीच का जो पार्ट होता है नैरो, उसको हम क्या बोलते हैं, स्टमस, जो कि ओनली 0.5 सेंटीमीटर का होता है। और बाद में हम बात करें यहाँ से लगा के यहाँ तक की जो अपने हिस्टोलॉजिकल इंटरनल ओएस से लगा के एक्सटर्नल ओएस तक का जो ये पार्ट होता है, इसको हम बोलते हैं सर्विक्स। इसको भी हम सबको डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं बॉडी और कॉर्पस की। बॉडी और कॉर्पस, तो इसके जैसे मैंने आपको सबको दो सब पार्ट बताया। दो सब पार्ट क्या बताया मैंने इसको आप सबको। फर्स्ट सब पार्ट तो क्या हो गया अपना, फंडस हो गया, ठीक है, जिसकी लेंथ कितनी थी, 1.5 सेंटीमीटर थी, ठीक है। सेकंड हमारा पार्ट जो हो गया इसका, वो क्या हो गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो कहलाया, वो कहलाया बॉडी कैविटी। कैविटी क्या होती है, खोखला ऑर्गन, यहाँ पर बोल सकते हैं स्पेस, ठीक है। बॉडी कैविटी कितनी सेंटीमीटर की थी, 3 सेंटीमीटर, सॉरी 3.5 सेंटीमीटर। ये हमारी बॉडी कैविटी हो गई, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं, ये जो हमको पूरी बॉडी दिख रही है इसकी, ठीक है, ये पूरी बॉडी है, ये हमको किसी ट्रायंगुलर शेप दिख रही है। किस दिख रही है हमको, ये उल्टे ट्रायंगल की तरफ दिख रही है हमको, यूं ऐसे दिख रही है हमको ये, ठीक है। जिसका कि बेस तो ऊपर की तरफ है, ठीक है, और इसका जो एक्सिस है, ठीक है, ये टॉप है, वो क्या है, नीचे की तरफ। इसको हम बोल सकते हैं अपसाइड डाउन ट्रायंगल बोल सकते हैं इसको, ठीक है। अब अगर हम बात करें, एक पार्ट होता है इसके अंदर जिसको हम बोलते हैं कॉर्नुआ, ठीक है। ये बुक्स में हमको जनरली मिलता नहीं, ठीक है, कॉर्नुआ। तो कॉर्नुआ वो स्पेस है, या कॉर्नुआ हम बोल सकते हैं वो पार्ट है जो कि लाई करता है फैलोपियन ट्यूब और हमारे यूट्रस के बीच में, या हम बोल सकते हैं ऐसा पार्ट जो कि यूट्रस और फैलोपियन ट्यूब को इंटरकनेक्ट करता है। हम बोल सकते हैं ये पार्ट, इधर ये और इधर ये, ठीक है। जहां पे हमारे यूट्रस और फैलोपियन ट्यूब आके मिल रहे हैं, ज्वाइन हो रहे हैं, उसको अपन क्या बोलेंगे, कॉर्नुआ बोल देंगे, ठीक है। तो हम देख लेते हैं, इट इज अ पार्ट, इट इज अ पॉइंट बोल सकते हैं अपन, इट इज अ पॉइंट वेयर यूट्रस एंड फैलोपियन ट्यूब, या यूट्राइन ट्यूब भी बोल सकते हैं, मीट, ठीक है। वो पार्ट हो गया जहां पे हमारा यूट्रस एंड फैलोपियन ट्यूब क्या करते हैं, हमारे मीट करते हैं, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, कॉर्नुआ। ये हमारे दोनों तरफ हम आपको देख सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके सेकंड पार्ट की, जो कि क्या है हमारा, स्टमस। सेकंड पार्ट जो है हमारा, वो क्या है, स्टमस। 2 मिनट एक बार मार्कर लिया तो मैं। सेकंड पार्ट हमारा क्या हो गया, स्टमस हो गया, ठीक है। अब स्टमस यहाँ पे सबको आपको दिख ही रहा होगा, ये यहाँ से लगा के यहाँ तक, ये जितना जो पोजीशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्टमस बोलते हैं। बहुत नैरो पार्ट है, ठीक है।
और मेजर कितना करता है नॉर्मली ये 0.5 सेंटीमीटर। इट इज अ narrowest part of यूट्रस, जिसका की जो मेजरमेंट है वो कितना है, लगभग 0.5 सेंटीमीटर। ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं कि इट इज अ पार्ट बिटवीन द कॉर्पस एंड द सर्विक्स, ये भी बोल सकते हैं हम। पार्ट फाउंड बिटवीन बॉडी एंड सर्विक्स। ठीक है, तो ये हमारा इस्थमस हो गया। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें, हमारा जो लास्ट पार्ट है इसका, वो क्या है हमारा सर्विक्स, जो कि स्टार्ट होता है हमारा यहाँ से, हिस्टोलॉजिकल इंटरनल ओएस से, कहाँ पे एंड होता है, एक्सटर्नल ओएस पे एंड होता है। ठीक है, हम बात करते हैं हमारे सर्विक्स के बारे में। ठीक है, सर्विक्स सबको दिख रहा है, यहां से लगा कर यहां तक का जो ये डिस्टेंस जो है, इसको हम क्या बोलते हैं, हमारे सर्विक्स बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे अपन लिखा नहीं है, यहाँ पे हम इसको बना देते हैं। ठीक है, तो क्या बोलेंगे हम, सर्विक्स। ठीक है, अब सर्विक्स की जो लगभग लेंथ होती है वो होती है 2.5 सेंटीमीटर। कितनी होती है, 2.5 सेंटीमीटर। अभी तक हम देख चुके हैं कॉर्पस की लेंथ है 5 सेंटीमीटर, इस्थमस की लेंथ कितनी थी अपने पास, कितनी मिली अपन को, 0.5 सेंटीमीटर। ठीक है, और सर्विक्स की जो लेंथ है वो कितनी है अपने पास, 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, हमने स्टार्टिंग बताया था लगभग कितने सेंटीमीटर का होता है हमारा पूरा यूट्रस, 8 सेंटीमीटर का होता है। ठीक है, अब हम इसके बारे में बात करते हैं। इट इज सिलेंड्रिकल इन शेप, इट इज सिलेंड्रिकल इन शेप। मेजरमेंट अपन 2.5 सेंटीमीटर का पता चली गया, और ये स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम से लाइनिंग होती है इसकी। ठीक है, तो लाइंड बाय ciliated columnar epithelium। ठीक है, ये हमारा सर्विक्स हो गया। उसके बाद अगर हम बात करें तो सर्विक्स हम बोल सकते हैं कि जो सर्विक्स वो पोर्शन होता है जो कि एक्सटेंड होता है हमारा हिस्टोलॉजिकल इंटरनल ओएस से लगा के एक्सटर्नल ओएस तक। इट इज अ पार्ट which extend from histological external OS to histological internal OS to external OS। ठीक है, ये हमारा सर्विक्स हो गया। उसके बाद अगर हम बात करें, एक टर्म आता है हमारे पास सुप्रा वेजाइनल एंड वेजाइनल। क्या होता है, टर्म आता है हमारे पास सुप्रा वेजाइनल। ठीक है, तो सुप्रा वेजाइनल क्या होता है, वो पार्ट या वो ऑर्गन हम या फिर कुछ भी बोल सकते हैं हम, जो वेजाइना के ऊपर लाई करते हैं। द पार्ट्स विच लाइज above the vagina are known as supravaginal। ठीक है, और बात करें हम वो पार्ट जो कि वेजाइना के अंदर ही लाई करते हैं, which lies in vagina are वेजाइनल। ओके, तो ये हमारा सुप्रा वेजाइनल और वेजाइनल हो गया। इसके बाद अगर हम बात करें कि पूरे यूट्रस में जो कैविटी होती है या जो होलो स्पेस होता है वो कितने सेंटीमीटर का होता है, तो हम बात कर सकते हैं ये लगभग
6.5 से 7 सेंटीमीटर तक हो सकता है। हमको एक बात ध्यान रखनी है, यहाँ पे 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, यहाँ पे इससे 2 क्वेश्चन अराइज होते हैं। एक तो पूरी यूट्रस की लेंथ कितनी है, अगर पूरी यूट्रस की लेंथ आएगी हमारे क्वेश्चन में तो हमको बतानी 7.5 सेंटीमीटर से 8 सेंटीमीटर तक वो वेरी करती है। और अगर हमको आए कि कैविटी की लेंथ कितनी होती है तो हमको उस कैविटी में फंडस इंक्लूड नहीं करना, क्योंकि फंडस में कोई कैविटी नहीं होती। ठीक है, इतना समझ आ गया। कैविटी कहाँ से स्टार्ट होती है, यहाँ से, ये भी कैविटी है बट ये नैरो कैविटी है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कैविटी के बारे में। कैविटी और होलो स्पेस। ठीक है, तो कैविटी और होलो स्पेस जो है हमारा, अगर हम इंक्लूड करें बॉडी कैविटी को, ठीक है, तो बॉडी कैविटी को इंक्लूड करते हैं तो बॉडी कैविटी कितने की बता रखी है हमने, 3.5 सेंटीमीटर की, 3.5 सेंटीमीटर की। और ये जो फ्यूजिफॉर्म हमारा क्या है, सर्विक्स है। ठीक है, ये कितना का होता है भाई, लगभग 2.5 सेंटीमीटर का। और फिर हम इसमें स्कमस इंक्लूड कर लेते हैं। ठीक है, ये कितने सेंटीमीटर हो गया, 0.5 सेंटीमीटर। तो अपना 6.5 to 7 सेंटीमीटर अप्रोक्स कितनी हो गई है, जो हमारी कैविटी हो गई वो कितनी हो गई, लगभग 6.5। सबको हम ऐड करेंगे तो लगभग आएगा 6.5 to 7 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारी कैविटी हो गई। अब हम बात करते हैं इसके रिलेशंस की, कि जो इसके रिलेशंस होते हैं एंटीरियर एंड पोस्टीरियरली, वो ये किससे बाउंड होता है। ठीक है, फर्स्ट हम देख लेते हैं एंटीरियर रिलेशंस। ठीक है, तो अगर हम एंटीरियर रिलेशंस की इसकी बात करते हैं तो अबव द इंटरनल ओएस, अबव द इंटरनल ओएस, ठीक है, किससे लाइन होता है ये, इट इज लाइंड विद पोस्टीरियर सरफेस ऑफ यूट्रोवेसाइकल पाउच, यूट्रोवेसाइकल पाउच। ठीक है, अगर हम बिलो द इंटरनल ओएस की बात करें, बिलो द इंटरनल ओएस, इट इज लाइंड विद बेस ऑफ द ब्लैडर, ब्लैडर के बेस से लाइनिंग होती है इसकी बाय एरियोलर टिश्यू। ठीक है, तो हमने इसके एंटीरियर रिलेशन देख लिए। अगर इंटरनल ओएस के ऊपर की बात करें हम, तो ये किससे लाइनिंग होती है हमारी, इसकी पोस्टीरियर सरफेस ऑफ यूट्रोवेसाइकल पाउच। और इंटरनल ओएस के नीचे की बात करें तो ये किससे लाइन होता है, हमारे रेक्टम से। ठीक है, पोस्टीरियर वॉल ऑफ या फिर नीचे का पार्ट बेस ऑफ द ब्लैडर से बाउंड होता है। ठीक है, अब हम बात देखते हैं इसके पोस्टीरियर रिलेशन। पोस्टीरियर रिलेशंस क्या होते हैं इसके, ठीक है, तो इसके जो पोस्टीरियर रिलेशन है वो है, इट इज कवर्ड विद पेरिटोनियम एंड फॉर्म द एंटीरियर वॉल ऑफ पाउच ऑफ डगलस। ठीक है, ये इसके अपन को रिलेशन समझ में आ गए। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की। हम इसके स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं थोड़ी सी, कि इसकी जो वॉल्स होती है, ठीक है, वो कितने इसके लेयर से मिलकर बनी होती है। स्ट्रक्चर ऑफ यूट्रस, ठीक है, तो हम इसके 3 लेयर्स होती है। ठीक है, द बॉडी कंसिस्ट ऑफ 3 layers,
जो फर्स्ट लेयर है हमारी वो है, हम आउटवर्ड से इनवर्ड की तरफ चलेंगे, ठीक है। सबसे पहले आर के लेयर, फिर मिडिल और फिर इंटरनल लेयर, ठीक है। सबसे पहले जो लेयर है इसकी वो है पेरीमीट्रियम, ये सबसे आर की लेयर होती है, ठीक है। सेकंड लेयर होगा इसकी मायोमीट्रियम, ठीक है। और थर्ड लेयर जो इसकी हो गई वो हो गई एंडोमेट्रियम, ठीक है। तो ये तीनों लेयर समझ में आ गई सबको। इन तीनों लेयर्स को भी हम एक एक करके पढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे पेरीमीट्रियम के बारे में। इसके बारे में बात करेंगे हम सबसे पहले पेरीमीट्रियम, ठीक है। तो सबसे आउटसाइड की लेयर है, इट इज द outermost layer, outermost serous layer of visceral peritoneum, visceral peritoneum, which covers the uterus। ये पूरे यूट्रस को क्या कर सकती है, कवर कर सकती है। ये हमारी पेरीमीट्रियम की लेयर होगी, ठीक है। सेकंड लेयर की अगर हम बात करें तो वो है मायोमीट्रियम, सबसे मिडिल की लेयर होती है, ठीक है। क्या है हमारे पास, मायोमीट्रियम, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ स्मूथ मसल्स, किससे मिलकर बनी होती है, ये स्मूथ मसल से मिलकर बनी होती है, ठीक है। स्मूथ मसल से मिलकर बनी होती है। उसके बाद जब प्रेगनेंसी होती है, प्रेगनेंसी के टाइम ये 3 डिस्टिंक्ट लेयर के फॉर्म में हमको दिखने लग जाती है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी 3 लेयर्स हमको दिखने लग जाती है। सबसे पहले जो फर्स्ट लेयर दिखेगी वो है आउटर लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है, मिडल इंटरलेसिंग, ठीक है, और इनर सर्कुलर लेयर, ठीक है। ये प्रेगनेंसी के टाइम जो हमारी मायोमीट्रियम होती है वो 3 डिस्टिंक्ट लेयर में दिखती है हमको। आउटर लॉन्गिट्यूडनल लेयर, मिडिल हमारी इंटरलेसिंग लेयर और इनर आपको क्या दिखती है, सर्कुलेटिंग लेयर दिखती है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें जो हमारी एंडोमेट्रियम होती है, ठीक है, इसकी दो बेसल लेयर होती है। एंडोमेट्रियम जो होती है हमारी, उसकी 2 फंक्शनल लेयर होती है, 2 लेयर होती है। फर्स्ट लेयर को हम बोलते हैं बेसल लेयर, ठीक है, एंड सेकंड वन इज फंक्शनल लेयर, ठीक है। अभी फंक्शनल लेयर जो होती है हमारी, ठीक है, वो मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान क्या होती है, थिक होती है, ठीक है। खुद को क्या करती है, ये फर्टिलाइजेशन के लिए क्या करती है, प्रिपेयर करती है। थिक होने के बाद अगर इसका फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता, एग का फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता, तो बाद में क्या होती है, ये शेड ऑफ हो जाती है, ठीक है। फंक्शनल लेयर जो होती है थिकन्स एंड शेड ऑफ ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। ये हमारी फंक्शनल लेयर हो गई, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें प्रेगनेंसी के दौरान क्या होता है, जो हमारी यूट्राइन ग्लैंड्स होती है और हमारी ब्लड वेसल्स होती है, ठीक है, वो क्या हो जाती है, थोड़ी मोटी हो जाती है, ठीक है। इन साइज में वो थोड़ी बढ़ जाती है। ब्लड वेसल्स एंड यूट्राइन ग्लैंड्स increase in size and form decidua। हमको जो प्रेगनेंसी के टाइम क्या होती है, ये जो लेयर होती है, जो हमारी एंडोमेट्रियम की लेयर होती है, वो किस में कन्वर्ट हो गई, अब डेसिडुअल लेयर में कन्वर्ट हो गई, ठीक है। तो एंडोमेट्रियम जो लेयर होती है वो डेसिडुअल लेयर में कन्वर्ट हो जाती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के, से जब इसकी ब्लड वेसल और यूट्राइन ग्लैंड जो होती है वो अपनी साइज इंक्रीज कर लेती है, ठीक है। उसके बाद अगर हम मेजर लिगामेंट्स के बारे में बात करें इसके, तो जो इसके मेजर लिगामेंट्स है वो है हमारे पास
फर्स्ट वन इज यूटेरोसैक्रल लिगामेंट, यूटेरोसैक्रल लिगामेंट, ठीक है। सेकंड वन इज कार्डिनल लिगामेंट। कौन सा सेकंड हमारे पास? कार्डिनल लिगामेंट। थर्ड जो हमारे पास लिगामेंट है इसका मेजर वो है प्यूबो सर्वाइकल लिगामेंट, ठीक है। फिर एक दो और होते हैं इसके अंदर हमारे पास लिगामेंट, जैसे ब्रॉड लिगामेंट हो गया, ब्रॉड एंड राउंड लिगामेंट, ये भी पाए जाते हैं इसके अंदर, ठीक है। ये हमारे कुछ लिगामेंट्स की बात हो गई। अब हम ब्लड सप्लाई देख लेते हैं कि यूट्रस को जो मेन ब्लड सप्लाई होती है वो कौन करता है। ब्लड सप्लाई, ठीक है। तो जो मेजर इसकी ब्लड सप्लाई होती है वो आती है हमारे पास, सबसे पहले हम आर्टेरियल सप्लाई की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो जो मेजर होती है वो होती है हमारे पास यूट्रल आर्टरी। कौन सी हो गई हमारे पास? यूट्रल आर्टरी। उसके बाद वेजाइनल आर्टरी एंड ओवेरियन आर्टरी, वेजाइनल एंड ओवेरियन आर्टरी के साथ भी यूट्रस आर्टरी एनास्टोमोस करती है विद यूट्राइन आर्टरी, ठीक है। तो ब्लड सप्लाई क्या होगा, इसके आर्टरी सप्लाई के बारे में बात करी हमने। तो यूट्रल आर्टरी जो होती है, ठीक है, वो इसकी मेन ब्लड सप्लाई करती है, आर्टेरियल सप्लाई। और वेजाइनल और ओवेरियन आर्टरी जो होती है, ठीक है, वो क्या करती है, वो एनास्टोमोस होती है यूट्राइन आर्टरी के साथ में, और फिर भी यूट्रस को हमारे क्या कर सकती है, हमारे ब्लड सप्लाई कर सकती है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें इसकी वीनस सप्लाई, ठीक है, तो सेम जो ये आर्टेरियल सप्लाई उसी नाम से क्या है इसके वीनस सप्लाई है, ठीक है। और बाद में ये जाके इंटरनल इलियक वेन में ड्रेन होता है, ठीक है। वीनस सप्लाई सेम एज आर्टेरियल सप्लाई एंड ड्रेन इनटू इंटरनल इलियक वेन्स। हमको ये ध्यान रखना है, जो यूट्रस आर्टरी, यूट्रल की आर्टरी, ये भी किसकी ब्रांच है? इंटरनल इलियक आर्टरी की ब्रांच है। लास्ट में वेन भी हो गया, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें नर्व सप्लाई, ठीक है, इसमें सिंपैथेटिक जो नर्व सप्लाई होती है इसके अंदर, ठीक है, वो तो करती है हमको हमारे इसको यूट्रस को हाइपोगैस्ट्रिक एंड ओवेरियन प्लेक्सस। प्लेक्सस सबको पता ही होगा, ठीक है। बहुत सारी क्या होती है, नर्व का क्या होता है, ये एक तरीके से गुच्छा बोल सकते हैं इसको, ठीक है, यहाँ पे कलेक्ट होती है प्लेक्सस में आके। और अगर हम इसकी पैरासिम्पैथेटिक नर्व सप्लाई की बात करें, ठीक है, तो S2, S3 एंड S4 इसको नर्व सप्लाई करते हैं, पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई। उसके बाद हम इसकी डेवलपमेंट की बात करते हैं कि सबसे पहले ये फीटस लाइफ में यूट्रस जो होता है वो कौन से सेल्स या कौन से टिश्यू से मिलकर बनता है, ठीक है, किस डक्ट से मिलकर बनता है। डेवलपमेंट, ठीक है, इसका जो डेवलपमेंट होता है यूट्रस का वो होता है मुलेरियन डक्ट से। किससे होता है? मुलेरियन डक्ट। वो भी कितने होते हैं? 2 इन नंबर, 2 मुलेरियन डक्ट। और इसको हम मुलेरियन डक्ट को पैरा मेसोनेफ्रिक डक्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैरा मेसोनेफ्रिक डक्ट, ठीक है। तो 2 मुलेरियन डक्ट बोलता है, पैरा मेसोनेफ्रिक डक्ट बोल सकते हैं इसको हम, ठीक है। और अगर हम बात करें पूरा यूट्रस जो होता है वो इन्हीं 2 मुलेरियन डक्ट से मिलकर बनता है। फैलोपियन ट्यूब जो होती है उनका ओरिजिन भी क्या होता है फीटस के अंदर इन्हीं मुलेरियन डक्ट से होता है, ठीक है। अब 2 टाइप के यूट्रस पाए जाते हैं नॉर्मली, सिंप्लेक्स यूट्रस एंड डुप्लेक्स यूट्रस, ठीक है। कौन से हो गए? सिंप्लेक्स यूट्रस। सिंप्लेक्स यूट्रस वो यूट्रस होता है जिसके अंदर 2 मुलेरियन डक्ट मिलके एक ऑर्गन बना देती है, इन विच 2
मुलेरियन डक्ट फॉर्म वन ऑर्गन, ठीक है। और जो हमारा डुप्लेक्स यूट्रस होता है, ठीक है, कुछ एनिमल्स में क्या होता है, दो यूट्रस पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, दो मुलेरियन डक्ट दो ही यूट्रस बनाती है, मुलेरियन डक्ट फॉर्म टू यूट्राई, ओके। ये हमारा सिंप्लेक्स और डुप्लेक्स यूट्रस हो गया, ठीक है। आर्टरी नहीं है, सॉरी यूट्रस है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें, जो हमारी सर्विक्स होती है और जो हमारा यूट्रस होता है, ठीक है, हमारा सर्विक्स और यूट्रस होता है वो बहुत ज्यादा इनसेंसिटिव होता है, सेंसिटिव नहीं, वो इनसेंसिटिव होता है हीट के, लाइट के, या फिर अपन बोल सकते हैं इसके अपन उसको अगर इंसिजन भी लगाते हैं इनके अंदर तो इसके अंदर कोई सेंसेशन पाया नहीं जाता, ठीक है। सर्विक्स इज इनसेंसिटिव with touch, heat or grasp by any instrument, ठीक है। ये हमारा सर्विक्स की बात कर ली। यूट्रस जो होता है इसी तरह वो भी हमारा इनसेंसिटिव होता है, इसके अंदर अगर अपन एक इंसिजन भी लगा दें, इफ एन इंसिजन इज मेड, ठीक है। तो यह हम आपको सबको यूट्रस समझ में आ गया। इसको रिवाइज करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, जितना ज्यादा अपन रिवाइज करेंगे उतना अपन को इसको याद रहेगा, ठीक है। आज तक की हमारी जितने भी वीडियोस हुई है इसके अंदर एनाटॉमी ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर, हमको सबको बार बार रिपीट करना है ताकि वो हमको याद हो सके, नहीं तो क्या होगा, हम इसमें इन सब में कंफ्यूज होंगे, ठीक है। आज के लिए हमारा टॉपिक इतना ही, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।